नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे भारत में दिनों-दिन गिरते राजनीतिक स्तर की। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना से लेके तो हिंडनबर्ग तक और बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो नरसंहार हो रहा है, उस पे विपक्ष का चुप रहना, ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय राजनीति इतने निचले स्तर तक आ गई है कि अब उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं रहा, सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है। सत्ता को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आज का आपको बताता हूँ कल का। जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा रहे, वो किसी से मिलने कभी अपने घर के बाहर नहीं गए। उनको जिस नेता को मिलना होता था, वो नेता उनके घर जाके उनसे मिलता था। पिछले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में यही परंपरा उद्धव ठाकरे ने रखी। अमित शाह के बहुत रिलक्टेंट होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपको बात मेरे घर पर ही आकर करना पड़ेगी। अमित शाह ने उनके घर पर जाकर बात की। उस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार रख के चुनाव लड़ा गया था। भाजपा को 115 सीटें आई और 56 सीटें शिवसेना को आई। पर शिवसेना लालच में पलट गई और शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर, जिस कांग्रेस के खिलाफ बाला साहब ठाकरे और शरद पवार को कितनी गालियां देते थे, महाराष्ट्र में लोगों को बहुत अच्छे तरह से मालूम। वो ये कहते थे कि कांग्रेस से हाथ मिलाने के बजाय मैं अपने दुकान का शटर बंद करना पसंद करूंगा। उन्हीं का पुत्र जाके दिल्ली में जाके सोनिया के दरबार में बिल्कुल नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहा है। ये फोटो देख के मेरे ख्याल से जो पुराने पत्रकार हैं, पुराने लोग हैं, वो जो उनको बड़ा हिंदू हृदय सम्राट का पुत्र मानते थे, उनके दिल को बहुत पीड़ा हुई होगी। और राजनीति में सत्ता पाने के लिए इन्होंने जितनी पलटियां खाई है, इसका उदाहरण मिलना बड़ा मुश्किल है। पहले मुख्यमंत्री पद हासिल करने के लिए इन्होंने शरद पवार का दामन थामा। शरद पवार का दामन थामने के बाद इनको जब लगा कि शरद पवार के साथ रहने से मुझे फायदा नहीं, नुकसान होगा, क्योंकि शरद पवार का ये जिंदगी का और राजनीति का दोनों का आखिरी दौर चल रहा है और वो अपने जीते जी अपनी बेटी को, सुप्रिया सुले को, किसी भी हालत में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनता है वो देखना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से बात भी की थी और कांग्रेस को उस पर शायद कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ये बात जब उद्धव ठाकरे के कान में पड़ी तो उन्होंने सीधे दिल्ली की दौड़ लगाई, सोनिया माता के दरबार में मत्था टेका। हर बार ये जब जाते थे तो शरद पवार के घर भी जाते थे, पर इस बार शरद पवार से ना मिलते हुए सीधे सोनिया गांधी से मिलते हुए वापस बॉम्बे आए। तो ये तो इस आदमी का स्तर है। और जिन मुसलमानों को बाल साहब ठाकरे लेडी कहते थे, उन लेडियों के चरणों में ये जाके नतमस्तक हो गए वोट के लिए। और पता नहीं क्या क्या वादे किए। अभी 2 दिन पहले मुसलमान इनके निवास के बाहर इकट्ठे हो गए थे कि आपने चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। और हिंदू इनसे वैसे ही अलग से नाराज है। आपने देखा होगा लोकसभा में जब वक्फ बोर्ड का पर मतदान हुआ था, वक्फ बोर्ड पे बोलने की बारी आई थी, तो शिवसेना का कोई संसद सदस्य कुछ बोला नहीं, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो ये दो नावों की सवारी कर रहे हैं और दो नावों की सवारी करने का वाले का हल क्या होता है, ये पता है कि वो सीधा कहीं ना कहीं डूबेगा ही सही। अब आ जाते हैं राहुल गांधी पे। राहुल गांधी डीप स्टेट का एक ऐसा मोहरा बन गए हैं जो देश में ये कई प्रकार है। ये जो मोदी सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मोदी को हटा के किसी और नेता को बनाना चाहते हैं, जो नेता बहुत 2013 से इंतजार कर रहा है। अंदर अखाड़े उनसे हाथ मिला चुके हैं और वो चाहते हैं कि मोदी हट जाए। मोदी को हटाना चीन भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि मोदी हटे तो भारत में कुछ बात बने। और मोदी को हटाने के लिए ये जातिगत जनगणना का जो कार्ड खेला था वो अभी तो सफल रहा है पिछले चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, पर आगे सफल हो पाएगा इसकी संभावना कम लगती है। इसके बाद जो सादा
सलाउद्दीन करके जो पत्रकार है बांग्लादेश के, उन्होंने जो खुलासे किए हैं, वो भी चौंकाने वाले हैं कि बांग्लादेश के सरकार गिरने वाली है, उसमें राहुल गांधी को सब पहले से पता था और वह हिंदुओं का नरसंहार होगा ये भी उनको पता था। कोई मुझे बता दे कि राहुल गांधी ने एक भी ट्वीट किया हो कि वहाँ पे हिंदुओं का नरसंहार है, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ये एक ट्वीट नहीं आया है। आज सुना है कि सलाउद्दीन कुछ ऐसे निजी फोटो राहुल गांधी के जारी करने वाले हैं जिससे शायद राहुल की राजनीतिक जो जीवन में है भूचाल आने की संभावना है। अभी तक वो वीडियो आज सामने आया नहीं है, मैंने देखा नहीं है, पर आज ही सुना है वो रिलीज करने वाले हैं। अगली बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आज महान नटवरलाल केजरीवाल जी अपनी जमानत के लिए गए थे। जमानत दिलवाने वाले कौन थे? वही अभिषेक मनु सिंघवी, जो किस तरह से महिलाओं का यौन शोषण करके और उनको हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज बनाने का लालच देते थे, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत आम हुए थे। पर राजनीति ऐसा गंदा खेल है जहां आदमी को शर्म नाम की चीज रहती नहीं है, वो बिल्कुल बेशर्म हो जाता है। तो वही अभिषेक मनु सिंघवी थे, पर इस बार अभिषेक मनु सिंघवी की चली नहीं और केजरीवाल को जमानत नहीं मिली। आज बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि आज केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी तो फटाके फोड़ेंगे, मिठाइयां बांटेंगे और जुलूस निकाल के उनका ले जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो मन में सोच के रह गए। केजरीवाल के जो डिप्टी छूटे हैं मनीष सिसोदिया, उनका तो ये कहना है कि ये जो सब ईडी ने और सीबीआई ने केस बनाया है, ये पूरी मनोहर कहानियां वाला किस्सा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूँ कि सिसोदिया साहब, ये 17 महीने जो आप जेल में रह के आए तो क्या मनोहर कहानियां आप लिख रहे थे क्या बैठ के वहां पे? आपने इतनी कोर्टों के चक्कर लगाए, आपको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिली और अभी जो रिलीफ मिली है वो सशर्त मिली है। ये तो किसी हत्यारे बलात्कारी को भी मिल जाती है सशर्त जमानत तो। आपका पासपोर्ट तो जब्त है, आप देश के बाहर जा नहीं सकते हैं, और अभी आप जो बाहर खड़े होकर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इसका अधिकार आपको किसने दे दिया है? तो ये आप पार्टी जो है एक एनार्किस्ट पार्टी है, ये अब लोगों को समझ में आना चाहिए। और ये भी कि भाई मुफ्त के चक्कर में पड़ोगे तो देश का नुकसान करोगे, अपना नुकसान करोगे। तीसरा बात है हम हिंडनबर्ग पे। हिंडनबर्ग ने एक बार दोबारा कोशिश की कि अडानी के शेयरों में और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा धक्का लगे, भारतीय इकोनॉमी को धक्का लगे, पर इस बार मैं भारतीय निवेशकों की तारीफ करूंगा कि इस बार वो हिंडनबर्ग के चक्कर में नहीं आए। जॉर्ज सोरोस के मोहरों ने बहुत कोशिश की थी कि भारत में एक तरह से आर्थिक अस्थिरता आए, जिसके चलते मोदी को गालियां पड़े, मोदी को हटाने की मांग उठे और उनका जो पपेट तैयार बैठा हुआ है प्रधानमंत्री बनने के लिए, उसको उस गद्दी पे आसीन किया जाए। वैसे आज एक मीटिंग अपना आरएसएस की और बीजेपी की भी हुई है नया अध्यक्ष चुनने के लिए। तो मेरा तो ये कहना था कि ये जेपी नड्डा को जब पिछले चुनाव में हार हुई थी, हिमाचल में अपने स्टेट में नहीं ये खुद जिता पाए थे, तो इनको तभी हटा देना था। पता नहीं इनमें कौन से सुर्खात के पर लगे हैं जेपी नड्डा में कि उनको बीजेपी अभी तक झेले जा रही है। बीजेपी का मुझे लग रहा है कि वो किन कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में आ गई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हार हुई है इससे कैसे उबरा जाए। उस पर कोई आत्ममंथन हुआ नहीं है, खाली जो रिपोर्ट्स आई है, जिस तरह कांग्रेस की एंथनी रिपोर्ट आई थी 2014 में, वो कचरे के डब्बे में डाल दी गई थी। इसी तरह मुझे लगता है जितने भी रिपोर्ट्स मंगाई गई है वो कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है और कोई एक्शन हो नहीं रहा है। मुझे लग रहा है, और ऐसी खबरें भी आ रही है कि शायद शिवराज सिंह चौहान को अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान, मैं बता दूं, जमीन से जुड़े नेता है। मध्य प्रदेश में उन्होंने दबंगई से 15 साल तक राज किया है, 18 साल तक, और हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। पक्ष विपक्ष सभी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध है। अहंकारी नहीं है, सबसे बड़ी जो बात है उनकी कि वो अहंकारी नहीं है। और जो नड्डा की सबसे बड़ी खराबी है कि वो अहंकारी बहुत है। उन्हीं के अनर्गल बयान के कारण आरएसएस और बीजेपी के बीच में दरार पड़ी थी, जिसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा था। अब आते हैं फिर से दोबारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में। हिंडनबर्ग जैसी एक
दोगली संस्था जो अमेरिका की संस्था है, और इसको CIA का पूरा सपोर्ट हासिल है, जॉर्ज सोरोस का पूरा सपोर्ट हासिल है। अमेरिका की असल में क्या है, शुरू से ज़्यादा टाइप उसका एक एटीट्यूड रहा है कि सारे दुनिया के बादशाह हम हैं। हमारे हिसाब से सारा खेल होना चाहिए। जहाँ उनके हिसाब से खेल नहीं होता है, वो वहाँ की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका हर उस देश में दखलंदाजी करता है, उस देश की राजनीति में दखलंदाजी करता है, जो उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, उसकी नीतियों का पोषण नहीं कर पाते हैं, उसके हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। वहाँ वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने, अराजकता पैदा करने और हिंसा फैलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखता है। मैं भारत की जनता का धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे भी बहुत कोशिश हुई थी कि बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न की जाए, पर वैसी हो नहीं पाई। इन्होंने किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं ऐसे कितने लोग खड़े कर दिए कि भारत में किसी ना किसी बहाने अस्थिरता पैदा हो, पर वो करने में सफल नहीं हो पाए। तो एक तरह से भारत की जनता काफी कुछ समझदार हो गई है, और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भारत की जनता से कि अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट करें। ये 10 साल का उनका काम देखें, बाकी का 58 साल जिन्होंने राज किया उनका काम देख लें। छोटे मोटे महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, आलू प्याज के दाम बढ़ गए, इस पे किसी व्यक्ति के खिलाफ मत होइए। देश की पहले सोचिए, व्यक्ति बाद में सोचिए। सारे मिलकर मोदी को हटाना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग पर जोर दें कि ऐसा मोदी ने क्या किया है कि मोदी को हटाना चाहते हैं। मोदी के रहते भारत की आर्थिक जो स्थिति है दिनों दिन मजबूत होती जा रही है, शेयर बाजार आसमान छू रहा है, प्रगति का रथ तेजी से दौड़ रहा है। ये सब दूसरे देशों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। तो मेरे लोगों से निवेदन है कि मोदी के पीछे खड़े रहें, अपने लीडरशिप पे विश्वास करें और किसी बहकावे में ना आए। ये बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न करने की पूरी कोशिश करें, सावधान रहे, यूनाइटेड रहे, और किसी कौम से डरने की जरूरत नहीं है। उनके भी हाथ पांव हैं, आपके भी हाथ पांव हैं, इशारा काफी है समझदार को। बस इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत।